Good morning, class 7th students. Welcome back to your social studies classes, which is your SST classes. ठीक है? So class 7th, today we are going to start a new chapter from the unit of history, which is your chapter number 8. And in chapter number 8, we will be studying about the social developments in medieval India. Okay, so study chapter number 8. Everyone should open the book and come to page number 115. 115. Everyone should come to page number 115. And we will be studying chapter number 8 from the unit of history, which is social developments in medieval India. तो medieval को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? मेडिवल मतलब होता है मध्यकालीन. मध्यकालीन मतलब जो पुराना भी नहीं है और जो एकदम प्रेजेंट का भी नहीं है, बीच का टाइम. ठीक है, इंडिया का. तो मध्यकालीन भारत में, भारत जब था हमारा देश में, मध्यकालीन समय के दौरान सोशल डेवलपमेंट्स कैसे हुए. सोशल माने सामाजिक जो डेवलपमेंट्स होते हैं ना, समाज में किस तरीके से चीज़ें डेवलप होती हैं, उनके बारे में हम लोग लेसन नंबर 8 में पढ़ेंगे. चलो, so what all we have to study in this chapter? First of all, let's be in focus. We have to study changes in society during medieval India. ठीक है, कैसे changes आते हैं सोसाइटी में, वो पढ़ेंगे हम लोग. changes in society. ठीक है, फिर क्या देखेंगे इसके बाद? ट्राइबल ग्रुप्स. जो ट्राइबल ग्रुप्स है वो कैसे इमर्ज करते हैं, उनके बारे में जानेंगे. अबाउट ट्राइबल ग्रुप्स. Then the next one is tribal studies and history. Tribal people कैसे पढ़ाई करते हैं और उनका क्या इतिहास होता है, इसके बारे में हम जानेंगे. तो ट्राइबल स्टडीज एंड हिस्ट्री. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ट्राइबल्स. अब ट्राइबल्स का पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? दैट मीन्स वो राजनीति में कितने ऑफिसर होते हैं, इनके बारे में लोग जानेंगे. पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस. चलो, एंड द लास्ट थिंग व्हिच विल बी स्टडीइंग अबाउट द केस स्टडी पढ़ेंगे हम लोग ऑफ ट्राइबल किंगडम्स ऑफ द गोंड्स एंड द अहोम्स. तो गोंड्स ट्राइब्स और अहोम्स ट्राइब्स जो हैं, दे आर वेरी पॉपुलर ट्राइब. ठीक है, और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे केस स्टडी. सो वी विल डू अ केस स्टडी ऑफ two tribes which are Gonds and what? Ahoms. So all these things you have to study in this chapter. So let's start with this chapter. शुरू करते हैं हम लोग. क्या लिखा है? From time to time, India was invaded by people of foreign origin. ठीक है, foreign invasions were quite frequent towards the end of the ancient period and in the beginning of the medieval period. तो भारत पर हमेशा क्या होता था? इन्वेजन होता था, आक्रमण करते थे बाहर के लोग, और वो आकर के फिर भारत पर अधिकार जमाने लगते थे. Around this period, a number of invasions were carried out by the Huns, who were pastoral tribes of Central Asia. तो इस दौरान क्या हुआ? इन्वेजन्स हुआ, और उसको किसने किया? हुन्स ने किया. और हुन्स कौन थे? पास्टोरल ट्राइब्स. हुन्स कौन थे? ट्राइब्स. ठीक है, चलो, इन्होंने इन्वेड किया भारत पे. फिर क्या हुआ? In fact, the invasions had started a few centuries before the end of the ancient period. As a result of their repeated invasions, the Huns were at times successful in establishing their hold over parts of northern India, such as Punjab, Rajasthan, Kashmir and Uttar Pradesh. तो पंजाब, राजस्थान, कश्मीर और उत्तर प्रदेश पे हुन्स ने क्या किया? अपना कब्जा जमाया. After some military success, अब मिलिट्री सक्सेस मिलने के बाद, they were soon defeated by local Indian rulers. उनको लोकल इंडियन रूलर्स जो उस दौरान थे, उन्होंने उनको हरा दिया. Consequently, they were forced to leave India. और इस वजह से उन्हें भारत छोड़ करके जाना पड़ा. Consequently, they were forced to leave India. However, not all of them went away. लेकिन सारे के सारे हुन्स नहीं गए.
Many of them strayed back. कुछ जो हुन्स थे वो यहीं पे रह गए. This section of the Huns gradually became a part of the local population. और धीरे धीरे ये क्या होती है, जो लोकल पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या होती है भारत की, उसमें ये अपने आप को मिला लेते हैं और वो भी पॉपुलेशन का पार्ट बन जाते हैं. Since ancient times, India had trade relations with the people of Arabia. ठीक है, पुराने ज़माने से जो भारत है उसका व्यापार जो है रिलेशन है, बिजनेस रिलेशन है किससे, अरेबिया से. वेरियस इंडियन सिटीज वर फ्रीक्वेंटेड बाय अरब ट्रेडर्स. अब अरब ट्रेडर्स जो थे वो यहाँ पे आया करते थे. एक्सक्यूज मी, चलो ठीक है. तो क्या कह रहे हैं, वेरियस इंडियन सिटीज वर फ्रीक्वेंटेड बाय अरब ट्रेडर्स. स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन अरेबिया ब्रॉट यूनिटी अमंग द अरब्स एंड दे इमर्ज्ड एज अ पॉलिटिकल पावर. तो देखिए इस्लाम जो था वो इमर्ज हुआ कहाँ पे, अरब में, अरेबिया में, और इस तरीके से ज़्यादा लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया तो एक पॉलिटिकल पावर आ जाती है इनके पास. इन दी 8th सेंचुरी द अरब्स कॉन्क्वर्ड सिंध. तो अरब्स 8th सेंचुरी में अरब्स क्या करते हैं, सिंध पर कब्जा जमाते हैं, जीत लेते हैं. When they tried to conquer more parts of northern India, their attacks were foiled by the North Indian kings. जब वो चाहते हैं कि हम और भी ज़्यादा जगहों पर जीत हासिल करें तो नॉर्थ इंडिया के जो रूलर्स थे उनको उन्होंने रोक दिया. However, Arab conquest in India had a large number of Arabs to settle in different parts of India. लेकिन अरब जो थे वो जीतते जा रहे थे, अरेबिया से आए हुए लोग, ठीक है. तो उन्होंने अपनी जीत की वजह से इंडिया में बहुत सारी जगहों पर वो सेटल डाउन हो गए. Hence they also got absorbed in Indian society. और इस तरीके से वो एक इंडियन सोसाइटी का हिस्सा भी बन जाते हैं. चलो, नेक्स्ट सीरीज ऑफ इन्वेशंस वर कैरीड आउट बाय द तुर्क्स इन द 11th and 12th सेंचुरी. ठीक है, तो उसके बाद कौन से कौन लोग आए, अरब आए, अब कौन आएगा, तुर्क्स. तो 11th और 12th सेंचुरी में कौन आता है, तुर्क्स आते हैं. द तुर्क्स वर नोमैडिक पास्टोरल ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल एशिया. ये भी कौन थे, पास्टोरल ट्राइब्स थे, नोमैडिक पास्टोरल ट्राइब्स. लेकिन ये कहाँ पे थे, सेंट्रल एशिया में. ठीक है, सेंट्रल एशिया से ये बिलोंग करते थे. चलो, दे वर फियर्स फाइटर्स एंड दिस क्वालिटी अट्रैक्टेड द मुस्लिम किंग्स ऑफ सेंट्रल एशिया. ये जो थे युद्ध में इनका जो वैभव हुआ करता था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छे ये युद्ध करते थे. तो इस वजह से मुस्लिम किंग्स इनको पसंद करने लगे. द किंग्स इंडक्टेड देम इनटू देयर आर्मी, और आर्मी में इनको जगह दे दिया. By virtue of their skill as warriors, some Turkish soldiers even became generals. तो कुछ टर्किश सोल्जर्स जो थे वो जनरल बन जाते हैं. Many of whom later embraced Islam, जो कि बाद में इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं. Some of the converted generals were made the governors of Central Asian provinces. और कुछ को जनरल भी बना दिया जाता है, गवर्नर भी बना दिया जाता है. This Turkish governors often declared their independence. और फिर उसके बाद ये टर्किश गवर्नर्स अपना क्या कहते हैं, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी. जो सेंट्रल में अथॉरिटी का उस टाइम पे रहती है भारत की, उसको हटा करके अपने ये लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. दे बिकेम इंडिपेंडेंट रूलर्स. और उसके बाद ये रूलर्स बनते हैं और इन्होंने अपने सर पे क्या ताज ये रखते हैं, टाइटल्स कैसा लगाते हैं, ये सुल्तान एंड अमीर. ठीक है, देखिए यहाँ पे टर्किश इन्वेशंस ऑफ इंडिया स्टार्टेड इन द 11th सेंचुरी. तो टर्किश पीपल थे ये सब. Turkish invasions of India in the 11th and 12th centuries were led by the new sultans और amirs. तो जो टर्किश से आए थे, जो टर्किश पर्सन से ये अपने को टाइटल देते हैं. कौन कौन से, दो टाइटल देते हैं, एक सुल्तान और एक क्या देते हैं, अमीर, है ना. हाँ, अमीर. चलो, तो इंडिया फेस टर्किश इन्वेजन्स इन 2 phases. अब भारत को जो था टर्किश इन्वेजन्स को 2 phases में उन्होंने फेस किया भारत ने. Invasions of the first phase were led by Mahmud of Ghaznavi. अंडरलाइन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहला जो इन्वेजन होता है वो कौन करता है, महमूद ऑफ गजनवी. और जो सेकेंड इन्वेजन होता है वो कौन करता है, मोहम्मद गोरी. ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्किश सुल्तान बने हैं. चलिए, दिस पार्ट ऑफ हिस्ट्री इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कौन आता है पहले, महमूद ऑफ गजनवी. और सेकेंड कौन है, मोहम्मद गोरी. चलो, ये क्या कारनामा करते हैं,
यू हैव read about these Turkish invaders in a previous chapter. तो आपने previous chapter में इनके बारे में पढ़ा था. The above two phases were separated by a gap of about 150 years. मतलब पहले कौन आया? महमूद गजनवी, इसने इन्वेड किया भारत को. उसके बाद ये जब इसका जब रूल खत्म हो जाता है तो 150 ईयर्स का है, बीच में अंतराल है, बीच में ब्रेक पड़ता है और फिर उसके बाद आता है मोहम्मद गोरी. चलो, दिस पीरियड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन ट्रेड विद द मुस्लिम्स, स्पेशली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द राजपूत रूलर्स एंड आल्सो बाय द अराइवल ऑफ द नंबर ऑफ मुस्लिम प्रीचर्स नोन एज द सूफीज. तो इस दौरान जो था वो ट्रेड रिलेशंस मुस्लिम्स के लिए अच्छा हो जाता है. मैनी मुस्लिम ट्रेडर्स सेटल्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया. बहुत सारे मुस्लिम ट्रेडर्स भारत के अलग अलग जगहों पर वो सेटल हो जाते हैं. और क्या क्या पढ़ाते हैं? सूफी सेंट्स इंस्पायर्ड मैनी इंडियंस टू कन्वर्ट टू इस्लाम. और जो सूफी सेंट्स होते हैं वो बहुत सारे इंडियंस को ये उनको कहते हैं कि आप इस्लाम धर्म को अपना लो. चलो, सेकेंड फेज जो होता है टर्किश इन्वेशंस का, लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया. और सेकेंड फेज में ही मुस्लिम रूल जो है भारत में बनता है. अंडर द टर्किश रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत, मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया सॉ अ नेचुरल इंक्रीज. तो दिल्ली सल्तनत में देखते हो कैसे मुस्लिम पॉपुलेशन इंक्रीमेंट होता है उनमें, तो ढेर सारे लोग मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाते हैं. 13th century saw the emergence of the Mongols as a great political power under जंगीज खान. तो चलो, ये तो हो गया 11th और 12th सेंचुरी की बात है ना. अब 13th सेंचुरी में कौन आएगा? जंगीज खान. तो जंगीज खान क्या करते हैं? ये कौन होते हैं? मंगोल होते हैं. ठीक है ना, ये कौन होते हैं? मंगोल. ये होते हैं मंगोल. He united and organized the Central Asian tribes including the Mongol and Turkish tribes. इन्होंने क्या किया है? सबको यूनाइट किया, टर्किश ट्राइब्स को भी, मंगोल ट्राइब्स को भी, एंड फाउंडेड द मंगोल एम्पायर. और मंगोल एम्पायर का फाउंड किया इन्होंने, फाउंडेशन बनाया. मंगोल एम्पायर कन्वर्टेड अ वास्ट रीजन दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम चाइना टू सेंट्रल यूरोप. अब मंगोल्स जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जगह पर एक बड़े क्षेत्रफल पर उन्होंने कब्जा अपना जमाया. कहाँ से कहाँ तक? चाइना से लेकर के सेंट्रल यूरोप तक. ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड मंगोल्स फ्रीक्वेंटली इन्वेडेड इंडियन टेरिटरीज. तो सल्तनत पीरियड के दौरान मंगोल्स इंडियन टेरिटरीज पे कब्जा जमाते थे. 16th सेंचुरी में क्या हुआ? टर्किश रूल वॉज एंडेड बाय द मुगल्स. देखो, टर्किश रूल खत्म हो जाता है 16वीं शताब्दी में, और कौन आएगा? मुगल्स, हु वर रिलेटेड टू द तुर्क्स. तुर्क्स से कैसे मुगल्स रिलेटेड थे? ऑन दी पैटर्नल साइड, माता का जो मम्मी की तरफ से जो रिश्ता बनता है, नाना नानी का, दादा और मामी का, इस तरीके से वो मुगल्स में और तुर्क्स में रिलेशन था. एंड टू द मंगोल्स ऑन दी पैटर्नल साइड मतलब पिता की तरफ से, और मैटर्नल साइड मतलब मदर की तरफ से. तो मंगोल्स और मुस्लिम्स में क्या रिलेशन था? फ्रॉम दी मैटर्नल साइड, माता के ओर से रिलेशन था. और तुर्क और मुस्लिम्स में क्या रिलेशन था? मुगल्स में फ्रॉम दी पैटर्नल साइड, दैट मीन्स पिता की ओर से रिलेशन था. द तुर्क्स एज वेल एज मुगल्स बिल्ड अप लार्ज एम्पायर्स इन इंडिया. अब तुर्क्स और मुगल्स मिलकर के एक बड़ा सा एम्पायर बनाते हैं भारत में. ड्यूरिंग देयर रूल मुस्लिम पीपल इन लार्ज नंबर्स केम टू सेटल इन इंडिया. ठीक है, इनके रूल के दौरान में ढेर सारे मुस्लिम पीपल भारत में सेटल होने के लिए आते हैं. दे ग्रेजुअली मर्ज विद इंडियन सोसाइटी, और ये सब इंडियन सोसाइटी के साथ मिल जाते हैं. दिस पीरियड सॉ अ लॉट ऑफ गिव एंड टेक बिटवीन टू डिफरेंट कल्चर्स विच लेड टू द इमर्जेंस ऑफ अ कंपोजिट कल्चर इन द कंट्री. अब इस्लाम जो था, ढेर सारे मुस्लिम लोग इंडिया में आ रहे हैं, इंडियन सोसाइटी में मिल रहे हैं, तो एक अलग तरीके का कल्चर इस्टेब्लिश होता है. हिस्ट्री रिवील्स एट द टाइम ऑफ मंगोल एम्पायर, हिस्ट्री में क्या बताता है कि मंगोल एम्पायर के दौरान देयर वर 2 डिफरेंट फूड ग्रुप्स. 2 अलग अलग तरीके के खाना का ग्रुप्स होता था, वाइट फूड एंड रेड फूड. वाइट फूड होता था, रेड फूड. वाइट फूड्स विद यूजुअली डेयरी प्रोडक्ट्स. तो वाइट फूड्स में क्या होता था? डेयरी प्रोडक्ट्स होता था विच इज मेड फ्रॉम मिल्क. और रेड फूड्स में यूजुअली मीट होता था एंड नॉनवेज आइटम्स. चलो, तो ये हो गई आपकी कैसे इन्वेट करते हैं अदर ग्रुप्स इंडिया पे, इनकी बात हो गई. चलो, चेंजेस इन सोसाइटी ड्यूरिंग मेडिवल इंडिया. अब हम लोग जानेंगे चेंजेस कैसे होते हैं. तो देखो, इनका जो है कंपोजिट कल्चर आया, इस्लाम जो मुस्लिम थे उनका, और इंडियन सोसाइटी में बात करने लगे कंपोजिट कल्चर आ रहा है. तो कैसे आएगा सोसाइटी में चेंज मेडिवल इंडिया में, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे. चेंजेस इन सोसाइटी. चलो, ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड द मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन कंसिस्टेड ऑफ हिंदूज. तो मेडिवल पीरियड में क्या था? मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो था वो हिंदूज का था. लाइक इन द एंशिएंट पीरियड द हिंदूज वर डिवाइडेड इनटू द 4 मेन वर्णास.
एंशियंट पीरियड में हिंदूज को चार वर्णों में डिवाइड उनको विभाजित किया गया था। कौन कौन से थे वो? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्यास। सबको पता है ये बात। चलो, ब्राह्मण से क्षत्रिय जो थे उनको हाईली रेस्पेक्टेड पर्सन्स थे, उनको हाईली रेस्पेक्ट दिया जाता था। वैश्य और शूद्र जो थे उनको लोअर कास्ट का हम लोग समझते थे। ईच ऑफ दीज 4 मेन कास्ट वॉज डिवाइडेड टू नंबर ऑफ सब कास्ट। अब जो ये कास्ट होता था इनको अलग अलग, फिर इनका भी सब कास्ट होता था। लाइक ब्राह्मण्स में भी अलग अलग ब्राह्मण होते थे, शूद्र में भी अलग अलग तरीके के शूद्र होते थे। ठीक है, द कास्ट सिस्टम वॉज क्वाइट रिजिड एंड कॉम्प्लेक्स। तो कास्ट सिस्टम जो था वो थोड़ा सा रिजिड था, कॉम्प्लेक्स था, जटिल था। द कास्ट एंड सब कास्ट ऑफ इंडिविजुअल्स वर गिवन प्राइम इंपॉर्टेंस व्हाइल अरेंजिंग मैरिजेस। तो जब शादी और विवाह होता था, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता था कि आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हो उसी कास्ट में आप मैरिज कर सकते हो। इन मेडिवल इंडियन सोसाइटी देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु वर नॉट इंक्लूडेड इन द हिंदू कास्ट सिस्टम। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे उस दौरान जो कि हिंदू कास्ट सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं थे। ऑल सच पीपल वर कॉल्ड मिलेच्छास। ठीक है, मिलेच्छास कहलाते थे ये लोग। All the foreigners who had a different religion or culture and those who were considered to be untouchables were included in this class. तो वो foreigners और या तो वो persons जो कि जिनको कि हम लोग ये कहते थे कि इनको छूना भी पाप है, उनको इस कैटेगरी में डाल दिया जाता था, जिसको हम लोग मलेच्छास बोलते थे। ठीक है, however with the passage of time the caste system underwent some modifications and some of the मलेच्छास got a place in the Hindu caste system. धीरे धीरे क्या हुआ, जब समय बीता तो मलेच्छास को भी एक हिंदू कास्ट सिस्टम में उनको भी जगह मिलने लगा और इनको भी रिकॉग्निशन मिलने लगी। विद इंक्लूजन ऑफ पीपल हैविंग डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स, देयर कल्चरल वैल्यूज, ट्रेडिशंस एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस वर अडॉप्टेड बाय द पीपल हु वर ऑलरेडी विद इन द कास्ट सिस्टम। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब समय बीतता गया तो लोग इनको क्या करने लगे, जिस भी कास्ट सिस्टम में इनको डाला गया, इनको रिकॉग्निशन मिली, धीरे धीरे उनके साथ ये लोग मिलने लगे। पोजीशन ऑफ ब्राह्मण्स एंड उलेमास। अब ब्राह्मण्स और उलेमास का क्या हाल था, क्या पोजीशन थी उस दौरान सोसाइटी में, ये देखिए। चलो, बीइंग द हाईएस्ट कास्ट, ब्राह्मण्स वर हेल्ड इन हाई रिस्पेक्ट बाय ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो ब्राह्मण्स को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता था। दे वर रिस्पेक्टेड बाय, राजाओं के द्वारा उनकी रिस्पेक्ट होती थी। अदर हाई क्लास पीपल भी ब्राह्मण्स को रिस्पेक्ट देते थे। They were an inseparable part of all religious ceremonies. जो भी religious ceremonies होती थी उनमें ब्राह्मण्स का पार्टिसिपेट करना जरूरी होता था। Often some Brahmins received land grants from kings and rich people. This made many of them extremely rich. क्या होता था कि जो राजा वगैरह होते थे उस दौरान ब्राह्मण को जमीन वगैरह गिफ्ट कर देते थे और इस तरीके से जो ब्राह्मण्स थे वो एक हाईली रिच बनने लगे, उनके पास पैसे ज़्यादा आने लगे। The scholarly Brahmins earned even more respect. तो स्कॉलरली ब्राह्मण्स मतलब पढ़े लिखे ब्राह्मण को और भी ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलता था। Such Brahmins were often given royal patronage by local or other rulers and this sometimes resulted in their migration from one place to another. क्या होता था कि और भी ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट मिलने लगा, रॉयल पैट्रोनेज, राज दरबार में उनको रिकॉग्निशन मिलने लगा। तो इस तरीके से ब्राह्मण्स भी यहाँ वहाँ जाया करते थे अपने को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए। Apart from these Brahmins, there were those who were not rich or very poor. Though the Brahmins mainly performed pujas, ritual worship, and religious rites for their livelihood, many of them also practiced other occupational activities such as agriculture. तो उस दौरान ब्राह्मणों का मुख्य काम जो था कि पूजा पाठ करवाना, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी ब्राह्मण जो थे वो एग्रीकल्चर भी कुछ ब्राह्मण करते थे, खेती बाड़ी भी करते थे। देखो फोटो बना है, द ब्राह्मण्स परफॉर्म पूजाज एंड रिलीजियस सेरेमनीज फॉर देयर लिवलीहुड्स। और पेज नंबर 116 पे देखिए किस किस का फोटो बना है। जंगीज खान का फोटो देख लीजिए। और अनटचेबिलिटी वाज प्रैक्टिस्ड इन मेडिवल इंडियन सोसाइटी। अनटचेबिलिटी में क्या था, हायर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों को छूते भी नहीं थे। अनटचेबिलिटी इसी को कहते हैं हम लोग। उनको ये लगता था हायर कास्ट के लोगों को कि अगर हम इनको छुएंगे लोअर कास्ट के लोगों को तो हम लोग क्या हो जाएंगे, इम्प्योर हो जाएंगे, हम लोग की प्योरिटी खत्म हो जाएगी। चलो, अमंग द मुस्लिम्स द उलेमास वर हाईली रिगार्डेड। अब इस तरीके से हिंदूज में ब्राह्मण्स थे अपर कास्ट के, उसी तरीके से मुस्लिम्स में कौन थे, उलमास। तो उलमास को भी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता था। सिंस दे वर स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, क्योंकि ये इस्लाम के लॉ को जानते थे। मुस्लिम्स कंसल्टेड देम ऑन वेरियस मैटर्स ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस। तो जब भी रिलीजियस इंपॉर्टेंस की बात आती थी मुस्लिम्स उलेमास से कंसल्ट करते थे।
Any Muslim could rise to position of an ulama and Islam did not favor any sort of caste system. अच्छा, मुस्लिम्स में ये था कि कोई भी व्यक्ति उलेमा बन सकता है। इस्लाम में इस बात की कोई भी कास्ट सिस्टम का हमको उस टाइम पे कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलती अबाउट कास्ट सिस्टम का। ठीक है, हिंदूज में ऐसा था कि कास्ट सिस्टम था, वर्णों में बांटा गया था, 4 वर्णों में लोगों को, लेकिन इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं था। अब पोजीशन ऑफ क्षत्रिय और रूलिंग क्लास, पोजीशन ऑफ लोअर क्लासेस क्या थी सोसाइटी में, दिस वी विल बी स्टडीइंग इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके क्लास, थैंक यू।